चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, इसमें हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे ना, आज हम लोग फाइनल एक्सरसाइज में आगे का क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करें, कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो, कि जिसमें दिया हुआ है कि एल बी एंड डब्ल्यू आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 2:1। ये एल बी डब्ल्यू ये तीन पार्टनर हैं, कि जिसमें लिखा है ना बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 31/3/16 वाज एज अंडर, और आखिरी में लिखा हुआ है डब्ल्यू रिटायर ऑन 1/4/16 एंड टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वाज डिसाइडेड एट अंडर। ये नीचे एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। तो एल बी डब्ल्यू में से डब्ल्यू रिटायर हो रहा है, तो उनके रिलेटेड हम लोग ये अकाउंट्स बनाएंगे ना, कि जिनमें सबसे पहले जो है वो ये चेक करेंगे कि कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट बनाना है क्या। तो नहीं, इसमें कैपिटल के साथ करंट अकाउंट नहीं बनाना है, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब नॉर्मल जो चार अकाउंट तैयार करते हैं वही चार अकाउंट तैयार करेंगे, जिनमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर तीनों पार्टनर के नेम एल बी डब्ल्यू वो लिखेंगे, फिर कैश अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें अभी एक एक करके एडजस्टमेंट करते जाना, कि जैसे कि सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹50,000, कि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू अब 50,000 रुपीज़ है। तो वहाँ एसेट में देखो बिल्डिंग कितनी दी गई है, 37,000 दी गई है, उसकी वैल्यू अब 50,000 हो गई, मतलब कि 13,000 रुपये बढ़ गई ना, 13,000 इंक्रीज हो गई। तो ये बिल्डिंग कहाँ पे लिखते हैं, तो बिल्डिंग यही लिखता है ना बैलेंस शीट के एसेट में, यहीं पे ही लिखा जाता है। तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएं और वहाँ पे लिख दें कि ये बिल्डिंग 37,000 तो है, और प्लस इंक्रीज करेंगे 13,000 रुपीज़, तो टोटल बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपीज़ की बिल्डिंग। ठीक है ना, और ये 13,000 उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे, उसकी दूसरी एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्योंकि ये फ़ायदा हुआ ना 13,000 रुपये का। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएं और वहाँ पे लिख दें कि ये बिल्डिंग 13,000 रुपीज़ रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया ये। ठीक है, ये भी हो गया ना उसमें। फिर सेकंड वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इज कॉस्ट एंड स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि बुक वैल्यू, स्टॉक की बुक वैल्यू, ऊपर स्टॉक देखो एसेट में, कि एसेट में स्टॉक वो 5,500 रुपये का दिया हुआ है, और ये ऐसा लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू उसकी कॉस्ट वैल्यू से 10% ज़्यादा लिख दी गई है, और हमें कॉस्ट वैल्यू ढूंढ के बताना है। तो देखो, ये सम पहले भी एक दो बार आ चुका है, कि जब भी कॉस्ट वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है ना, तो मतलब वो सपोज वाली मेथड से करेंगे, कैलकुलेशन रफ में करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन समझे, कि अगर हमें कॉस्ट वैल्यू ढूंढनी है तो वो सपोज वाली मेथड, कि सपोज कॉस्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹100, कि सपोज कॉस्ट वैल्यू 100 है, सो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें लिखा हुआ है बुक वैल्यू 10% ज़्यादा है। 10% ज़्यादा मतलब कि 100 + 10, कॉस्ट वैल्यू 100 उसमें 10 प्लस तो 110, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए एक सेंटेंस लिखेंगे कि व्हेन बुक वैल्यू इज ₹110 देन कॉस्ट वैल्यू इज 100, कि जब बुक वैल्यू 110 रुपये थी तो कॉस्ट वैल्यू 100 रुपये हुई। सो व्हेन बुक वैल्यू इज 5,500, जब ओरिजिनल बुक वैल्यू ये है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है ना, बराबर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ये बुक वैल्यू हुई, कि जब ओरिजिनल बुक वैल्यू 5,500 रुपये की है देन कॉस्ट वैल्यू इज हाउ मच, तो कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे ढूंढते कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू ढूंढने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि ये 5,500 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय ये 110, ऐसा ना, ये दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। तो 5,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 110, तो अमाउंट आ जाएगी 5,000 रुपीज़। 5,000 मतलब स्टॉक की वैल्यू है ना 5,000 रुपये हो गई। तो अगर स्टॉक की वैल्यू 5,000 हो गई
तो इसका मतलब वैल्यू कम हो गई ना, कि आपकी बुक में तो लिखी हुई थी 5,500 रुपये, लेकिन अब जो कॉस्ट वैल्यू ढूंढी ना तो वो कॉस्ट वैल्यू 5,000 रुपये हुई। मतलब कि 500 रुपये डिक्रीज हो गई, 500 रुपये का नुकसान हुआ यहाँ पर। जो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हैं ना स्टॉक, के उस स्टॉक में 500 रुपये डिक्रीज करने पड़ेंगे हमें। समझ आई बात कि कैसे हमने ये कॉस्ट वैल्यू फाइंड की? तो देखो अब लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट में वहाँ लिखें कि ये स्टॉक 5,500 का है और उसमें से डिक्रीज 500 रुपये, तो अमाउंट हो जाएगी 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। क्योंकि है ना उस एडजस्टमेंट में लिखा ही हुआ है कि स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। मतलब यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू में रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो कॉस्ट वैल्यू आनी चाहिए, बुक वैल्यू ये थी 5,500, तो उसमें से 500 रुपये कम करने पड़ेंगे ना, तो ये कॉस्ट वैल्यू आएगी ना उसकी। ठीक है, तो ये 500 रुपये का नुकसान हुआ, और तो ये 500 की दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे? तो इसकी दूसरी एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में। कहाँ पे लिखा जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि ये नुकसान हुआ। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएं और वहाँ पे लिख दें कि ये स्टॉक 5,500 रुपीज़ का। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट। फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू ₹500 वॉज डिसाइडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि यहाँ पर 500 रुपये ना डब्ल्यू के पर्सनल एक्सपेंस के थे। जो 3 पार्टनर में से एक पार्टनर है डब्ल्यू, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस था, लेकिन हमने गलती से हमारे बिजनेस का एक्सपेंस समझ लिया उसे। जो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, उसका पर्सनल एक्सपेंस था, तो उसके कैपिटल अकाउंट में लिखना चाहिए ना। हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, मतलब कि हमने अपना लॉस समझ लिया। तो ये अपना लॉस नहीं है, अपना तो फायदा हुआ ना 500 रुपये का, ये तो उसका पर्सनल खर्चा है। तो इनकी एंट्री कहाँ पे करेंगे? कि देखो ये डब्ल्यू का पर्सनल खर्चा है ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री करेंगे। उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे पहली एंट्री। तो देखो कैपिटल अकाउंट में जाएं और उसके डेबिट में लिखें कि यहाँ पर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लिखो या पर्सनल एक्सपेंस लिखो, दोनों सही है। क्योंकि पर्सनल ये खर्चा हो रहा है तो उसके लिए ड्राइंग ही लिखी जाएगी ना। कि ड्राइंग और डब्ल्यू में लिखेंगे 500 रुपीज़, कि ये डब्ल्यू के 500 रुपये उसके पर्सनल एक्सपेंस हैं, बराबर। और ये 500 की दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? तो इसकी दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि ये उसका अगर खर्चा है, हमारे बिजनेस का खर्चा थोड़ी है। हमने पहले अपने बिजनेस का खर्चा ऐसे मान लिया था 500 रुपये, लेकिन अब पता चला ना कि बिजनेस के लिए तो ये फ़ायदा है, बराबर, खर्चा नहीं है। तो अगर ये बिजनेस के लिए फ़ायदा है तो उसे कहाँ लिखेंगे? तो उसे लिखेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, कि ये 500 रुपये बिजनेस के लिए फ़ायदा है, नुकसान नहीं। तो हम लोग रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएं और वहाँ पे लिखें कि ये ड्राइंग्स, ब्रैकेट में डब्ल्यू, डब्ल्यू की ड्राइंग्स हैं, कितनी? 500 रुपये। हमने पहले उसे खर्चा मान लिया था, और खर्चे को निकालना भी हो तो हम लोग अपोजिट साइड ही लिख देते हैं ना। ऐसे भी याद रखा करो कि जनरली कोई खर्चा होता है तो कहाँ लिखते हैं? यहाँ डेबिट में लिखते हैं ना 500 रुपये। और अगर उसे हटाना हो तो, डेबिट से हटाना हो तो उसे हटाकर यहाँ क्रेडिट में लिख देते हैं, जिसमें लिखा हुआ ही है कि गलती से उसे खर्चा मान लिया था, मतलब डेबिट में लिख दिया था। तो अब उसे हटाने के लिए यहाँ रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देंगे उसे। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट हुआ ना। फिर उसके बाद नंबर 4 वाला एडजस्टमेंट, कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। पूरे बिजनेस की गुडविल 80,000 है। ठीक है, तो उस गुडविल के साथ फिर ये 5 वाला एडजस्टमेंट भी है ना, कि एल विल गेन 5/40 एंड बी विल गेन 3/40 फ्रॉम डब्ल्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि यहाँ पर एल और बी, ये जो दो पार्टनर बच रहे हैं, उन दोनों का गेन दिया हुआ है यहाँ पर। हम लोगों को हमेशा जो गुडविल होती है, कि उस गुडविल में पहले जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल ढूंढ कर बाकी के दोनों को बांट देते हैं ना। कैसे बांटते हैं? तो गेन रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ पे तो गेन भी दिया हुआ ही है ना दोनों पार्टनर का, तो ऐसे ही बांटेंगे ना। तो देखो अब गुडविल की काउंटिंग कैसे करें? जैसे हर सम में हम लोग काउंटिंग करते हैं, देखना है इसमें भी काउंटिंग, कि सिंपल काउंटिंग होगी। जो पहले ओल्ड रेशियो अगर हम लोग फाइंड कर लें, एल बी डब्ल्यू का ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ ही है, 2:1, क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया हुआ है ना।
ठीक है। उसमें दोनों का गेन भी दिया हुआ है, गेन ऑफ एल दिया हुआ है 5/40 एंड गेन ऑफ बी दिया हुआ है 3/40। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये ऊपर वाला वो रेशियो कहलाया, मतलब कि गेन रेशियो कितना हो गया, 5/3 हो गया। ये डायरेक्ट मिल ही गया ना, गेन रेशियो 5/3, ये ऊपर के दोनों नंबर्स। तो वो उनके हिसाब से पहले जो रिटायर हो रहा है ना ये डब्ल्यू, उसके हिस्से की खाली गुडविल ढूंढ ले कि पूरे बिजनेस की गुडविल कितनी है, 80,000 रुपीज है। लिखा हुआ है ना एडजस्टमेंट में 80,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है। तो उसमें से गुडविल ऑफ डब्ल्यू, के डब्ल्यू के हिस्से की गुडविल कितनी है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 1/5, मल्टीप्लाई ये 1 पार्ट और अपॉन में ये पूरा टोटल 5 आएगा ना। तो 80,000 मल्टीप्लाई 1/5 कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। कि डब्ल्यू के हिस्से की गुडविल ये हुई 16,000 रुपये, और ये 16,000 रुपये वो बाकी के दोनों को बांट देते हैं ना, एल और बी को, उन दोनों को बांट दी जाएगी ना। तो उसमें से ये अगर एल की गुडविल फाइंड करें, बांटेंगे कैसे उसके, ये गेन रेशियो में, जो ये गेन रेशियो है 5/3 में। तो एल के हिस्से की गुडविल इतनी होगी कि ये 16,000 के मल्टीप्लाई 5/8, कि मल्टीप्लाई गेन रेशियो में उसका ये 5 और अपॉन में ये टोटल 8। तो 5/8 करें ना, 16,000 मल्टीप्लाई 5/8 तो हो जाएगा 10,000। और वैसे ही गुडविल ऑफ बी, यहाँ डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू का हिस्सा तो यहाँ पे दे दिया ना हमने, तो यहाँ पर बी आएगा, ये बचा ना हमारा। तो गुडविल ऑफ बी अगर फाइंड करें तो उसमें 16,000 मल्टीप्लाई 3/8, 16,000 मल्टीप्लाई ये थ्री पार्ट है, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज हो जाएगा। बरोबर, ऐसे हो गया ना, मतलब डब्ल्यू के हिस्से की जो गुडविल थी 16,000, वो 16,000 गुडविल दोनों को बांट देंगे, 5/3 में बांटो तो 10,000 और 6,000। तो एंट्री कैसे करते हैं कि जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में जाके लिखते हैं, मतलब डब्ल्यू के क्रेडिट में लिखेंगे ये 16,000 रुपये, और बाकी के दोनों के डेबिट में, इन दोनों के डेबिट में जाके लिखेंगे ये 10,000 और 6,000। तो उनके कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री करें ना, तो देखो उनके कैपिटल अकाउंट में जाकर ये एंट्री करें हम लोग कि यहाँ पर क्रेडिट में पहले प्रीमियम ऑफ गुडविल, और डब्ल्यू में 16,000, जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में लिख दिया 16,000, और ये 16,000 ये डेबिट में दोनों को बांट दिया, कि यहाँ डेबिट में लिख दिया प्रीमियम ऑफ गुडविल कि एल में 10,000 रुपीज़ और बी में 6,000 रुपीज़, ऐसे ये बांट दिया गया ना दोनों को। ठीक है, हुई गुडविल की एंट्री, समझ में आई है बात। अब इसके बाद नंबर 6 वाला एडजस्टमेंट ऐसा है कि अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio in the new firm। अच्छा, अब ये वाला एडजस्टमेंट समझो कि यहाँ पर जो W रिटायर हो रहा है ना, तो उसको सभी पैसे कैश में दे देंगे। आगे वाले सम हमने किए थे उसमें कैसा था कि भाई उसको आखिरी में जो अमाउंट बचता था ना, जो रिटायर होता था, तो उसको लोन बना के लिखते थे कि अभी कैश नहीं दिया बाद में देंगे, लोन बना के लिखा। लेकिन इस सम में उसको ऑन द स्पॉट जो है वो कैश दे देना है हमें। ठीक है, और जितना कैश उसे देना है ना, तो बाकी के पार्टनर उतना ही कैश अपना घर से लेके आएंगे, और इस तरह से लेके आएंगे कि जिससे उसकी कैपिटल भी मेंटेन हो जाए न्यू रेशियो के हिसाब से। बरोबर, मतलब वो जो मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल वाला सम था ना आगे वाले में, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस में जो आता था मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे भी हमें कैपिटल मेंटेन ही रखनी है। तो अब कैसे करेंगे वो तो सम के एंड में ना, सम के आखिर में से सॉल्व करेंगे ना। तो पहले चलो बैलेंस शीट वाली एंट्रीज कर दें, कि बैलेंस शीट में जो जो दिया हुआ है उनकी एंट्री पूरी करें। कि जैसे बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी पे कैपिटल अकाउंट ही दिया हुआ है, LBW का कैपिटल अकाउंट, तो उसे कहाँ लिखते हैं, यहीं पे ना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके ये तीनों का बैलेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यही एंट्री हो जाए कि यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड एल में 20,000, बी में 12,500 और ये डब्ल्यू में 5,000 रुपीज़। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो गई।
उसके बाद जनरल रिजर्व 5,000 रुपये है, तो वो जनरल रिजर्व क्या करते हैं, वो भी तो यही लिखते हैं ना जनरल रिजर्व, और वो जनरल रिजर्व भी तीनों को बांट दिया जाएगा। तीनों को बांट देंगे, कैसे बांटेंगे, तो 2:1 में, जो ऊपर रेशियो दिया हुआ है 2:1, उसके हिसाब से ये तीनों को बांट दिया जाएगा ना। तो यहीं पे ही ये लिखे आगे कि जनरल रिजर्व एल में 2,000 रुपीज, बी में 2,000 और डब्ल्यू में 1,000 रुपीज, ऐसे 2:1 में बांट दिया गया ना। जनरल रिजर्व के बाद क्रेडिटर दिया हुआ है कि क्रेडिटर 20,000 रुपीज, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिटर्स लिखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएं और वहां पे लिख दें कि ये क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज के, बराबर, ये भी हो गया। उसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 रुपीज, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो खर्चे देने बाकी हैं, तो वो भी तो हमारी लायबिलिटी ही हुई ना, तो इसका मतलब उसे भी यहीं पे ही लिखेंगे ना। ये सब बैलेंस शीट में दी गई है, तो इसकी कोई दूसरी एंट्री नहीं करनी है, एक ही एंट्री होगी, तो वो यहाँ पे वो एंट्री कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी यहीं पे ही लिख दें, कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज, कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे 3,000 रुपीज, बराबर। ये हो गया इस साइड लायबिलिटी साइड का। फिर अब दूसरी तरफ एसेट साइड की चीजें लिखें, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है गुडविल। ये पुरानी गुडविल है, बैलेंस शीट में दी गई है, मतलब ये पुरानी गुडविल। तो पुरानी गुडविल को क्या करते हैं कि ये पुराने पुराने पार्टनर्स, मतलब इन सभी पार्टनर्स को बांट देंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये यहाँ जो गुडविल है 8,000 की, वो तीनों को बांट दी जाएगी ना। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाके लिखें कि यहाँ पर ये गुडविल, और ये 8,000 की गुडविल है, तो ये 8,000 की गुडविल 2:1 के हिसाब से, जो ओल्ड रेशियो है उनके हिसाब से, यहाँ एल को 3,200, बी को 3,200 और डब्ल्यू को 1,600, ये 2:1 के हिसाब से मिल जाएगी ना। ओके। फिर उसके बाद बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की एंट्री हमने कर दी थी। फिर आता है डेप्टर्स, डेप्टर्स 13,000 के, तो ये डेप्टर्स कहाँ पे लिखते हैं, तो वो भी वहीं पे ही ना, बैलेंस शीट के एसेट में। तो बैलेंस शीट के एसेट में जाके लिखें कि यहाँ पर ये डेप्टर्स, कितने डेप्टर्स, तो 13,000 रुपीज के डेप्टर्स, ठीक है। डेप्टर्स के बाद स्टॉक, तो स्टॉक की एंट्री भी हमने कर दी ना। और उसके बाद कैश दिया हुआ है 2,000, कि ये कैश दिया हुआ है उसे कहाँ लिखते हैं, तो उसके लिए तो कैश अकाउंट बनाया है ना हमने। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे वो स्टार्टिंग का बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएं और वहां पे लिखें कि ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट में ये 2,000 रुपीज। ओके, ऐसे हो गया ना, हो गई सभी एंट्रीज। तो अब क्या करें, तो अब एक एक करके क्लोजिंग करें, अब इसकी, अब एक एक करके क्लोज करें। कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे वो आएगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस साइड का टोटल ज़्यादा है, कि यहाँ का टोटल आएगा ये 13,500 रुपीज़, ये 13,500, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे 13,500 रुपीज़, और उसमें से ये ऊपर का 500 वो माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये ऊपर के अमाउंट माइनस, तो बचेगा कितना 13,000 रुपीज़। ये 13,000 जो बचा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाया। क्या कहलाया हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और ये डिविजिबल प्रॉफिट फिर वो तीनों को डिवाइड कर देंगे ना, एल बी डब्ल्यू को, कौन से रेशियो में, 2:1, ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है उसी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये 13,000 को 2:1 में डिवाइड कर दो, तो एल को मिल जाएगा 5,200, बी को भी 5,200 और डब्ल्यू को 2,600, ऐसे ये बांट दिया गया ना। और अब ये डिविजिबल प्रॉफिट उसे आगे लेके जाएंगे, तो आगे कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। यहाँ डेबिट में लिखा है तो उसके क्रेडिट में जाके लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएं और वहाँ पे लिख दें कि ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये एल में 5,200, बी में 5,200 और डब्ल्यू में 2,600,
ऐसे ये बांट दिया जाएगा ना तीनों को प्रॉफिट, बरोबर। ये जो प्रॉफिट बांट दिया हमने, अब क्या करें, अब इनकी क्लोजिंग करें ना। लेकिन इनकी क्लोजिंग में पहले एक चीज ध्यान देते हैं ना कि पहले जो रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट क्लियर कर देते हैं। रिटायर कौन हो रहा है, ये डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू का अकाउंट क्लियर कर दें हम लोग, कि इस साइड का टोटल करें, उसमें से ये दोनों जो है वो अमाउंट माइनस करें, तो जितना बचेगा ना वो पूरा का पूरा कैश दे देना है हमें। आखिरी सिक्स्थ वाले एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ना कि उसको पूरा कैश दे देंगे। तो देखो सिर्फ ये डब्ल्यू वाला अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करें तो ऐसे क्लोज होगा कि इस साइड का टोटल आ जाएगा ये 24,600 रुपीज़, यहाँ पे भी वही आएगा 24,600, और उसमें से ये ऊपर की दोनों अमाउंट माइनस करेंगे। तो ये 24,600 में से ये दोनों अमाउंट माइनस की तो बचेगा कितना, ये बचेगा 22,500, और ये पूरा कैश दे देना है ना हमें। तो इसका मतलब ये 22,500 के सामने हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे उसके सामने, कैश अकाउंट, कि ये पूरा कैश हमने दे दिया 22,500 रुपये। और अब इसकी दूसरी एंट्री करेंगे हम लोग कि हमने कैश दे दिया ना, तो उसको कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट में ही लिखेंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। यहाँ पे डेबिट में लिखा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे। तो देखो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं और वहाँ पे लिख दें कि ये डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट 22,500 रुपीज़। ठीक है, ये उसको पे हो गया ना। तो देखो जो रिटायर हो रहा था उसका अकाउंट भी हमने चुकते कर दिया। ठीक है, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, हिसाब चुकते। अब ऐसा दिया हुआ, अब सिक्स वाला एडजस्टमेंट जो हमें गिनना है कि उसके लिए ऐसा दिया हुआ है कि अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश। वो तो हमने पे कर दिया ना सिक्स वाला एडजस्टमेंट में, जो लिखा हुआ है कि ये पे तो कर दिया हमने डब्ल्यू को। एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय एल एंड बी। भाई उतनी अमाउंट एल और बी भी लेकर आएंगे। मतलब ये जो 22,500 इसको पे करना है, तो वो बिजनेस में तो है नहीं, क्योंकि देखो यहीं पर ही, यही कैश अकाउंट में बैलेंस हमारे पास कितना है, 2,000 रुपये का बैलेंस है, और उसमें हमें पे करना है 22,500 रुपये। कहाँ से पे करेंगे, हो पाएगा नहीं ना। तो इसलिए ये पूरा 22,500 रुपये वो ये दोनों पार्टनर लेके आएंगे अपने अपने घर से, अपने अपने हिस्से में, और उसके साथ अपनी कैपिटल भी मेंटेन रखेंगे, उनकी कैपिटल भी मेंटेन रखेंगे। और ये सब कैसे मेंटेन रखेंगे, न्यू रेशियो में। जो ये लेके आने हैं पैसे वो भी वो न्यू रेशियो में लेके आएंगे, और जो कैपिटल मेंटेन रखनी है वो भी न्यू रेशियो में। तो मतलब बात तो ये हो गई कि पहले तो हमें न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा, फिर जो है वो काउंटिंग देखेंगे। क्योंकि न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं हुआ है ना, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, न्यू रेशियो तो है ही नहीं। तो देखो पहले अब हम लोग न्यू रेशियो कैसे फाइंड करें, उसकी एक कैलकुलेशन पहले समझ लो, फिर ये सम समझाता हूँ फिर से। तो देखो पहले अगर हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करें ना, तो वो ऐसे फाइंड होगा कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना एल बी डब्ल्यू का, 2:1, और यहाँ पर ये गेन शेयर दिया हुआ है, गेन शेयर ऑफ एल 5/40 दिया हुआ है कि नहीं, 5 वाले एडजस्टमेंट में। और ये गेन शेयर ऑफ बी ये 3/40 दिया हुआ है। तो अब न्यू शेयर की फार्मूला ये आती है जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 12। वो क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसा ही था कि न्यू शेयर हमें फाइंड करना था, कि उसमें न्यू शेयर की फार्मूला यही, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। अब कल जो क्वेश्चन नंबर 12 वाला हमने सम किया था, उसमें ऐसा था कि उसमें गेन रेशियो दिया हुआ था, तो पहले हमने गेन शेयर ढूंढा था। कल वाला सम फिर से एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 12, कि उसमें हमने पहले गेन शेयर फाइंड किया था फॉर्मूला से, उसके बाद फिर न्यू रेशियो ढूंढा था। लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी गेन शेयर दिए हुए हैं। तो अब देखो एक है ना नॉर्मल डिफरेंस बताता हूँ कि ये शेयर में और रेशियो में क्या फ़र्क है। कि यहाँ पर कि जब ये 5/40 और दूसरा दिया हुआ है 3/40, जिसमें एक सिंपल मीनिंग समझा रहा हूँ शेयर और ये रेशियो के डिफरेंस का, सिंपल सा मीनिंग, कि जिसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऊपर वाला नंबर है ना वो रेशियो कहलाता है।
ठीक है। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर वो इसी के टोटल के हो जाए ना, जैसे कि अगर ये आता हो कि 5/8 और दूसरा नंबर 3/8, तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है और उसमें ऊपर का प्लस करो ना, 5+3, तो 5+3 नीचे का 8 ही होता है ना। 5+3 क्या होता है, ये नीचे का 8 हुआ। तो जब ऐसा होता हो ना, तो ये कंप्लीट रेशियो कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, रेशियो। जबकि यहाँ अगर देखो कि ये 5+3 करो, तो क्या 5+3 नीचे 40 होता है क्या, नहीं होता ना। 5+3 40 नहीं होता। तो इसका मतलब ये रेशियो नहीं है, ये शेयर है। ये क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। और उसमें ये ऊपर का नंबर खाली रेशियो कहलाता है। सिर्फ 5 और 3 रेशियो कहलाया, बाकी कंप्लीट अगर देखो तो ये कंप्लीट शेयर कहलाया। रेशियो को अगर गिनना हो तो रेशियो को खाली 5/3 ही लिखते हैं। आगे गुडविल में भी काउंट किया था ना। और 5/3 लिखते वक्त तो गुडविल जब काउंट करते हैं तो उसको 5/8 ही काउंट करते हैं ना रेशियो में, कि 5/40 नहीं ना। वो गेन शेयर कहलाया और ये रेशियो कहलाया। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये गेन शेयर ही दिया हुआ था, तो उस पर से डायरेक्टली न्यू शेयर फाइंड कर सकते हैं। कि न्यू शेयर की फॉर्मूला आती है ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो पहले अगर एल में फाइंड कर लेना कि न्यू शेयर ऑफ एल, तो उसका ओल्ड शेयर कितना है, ये 2/5। तो मतलब 2/5 प्लस ये गेन शेयर उसका कितना है, तो गेन शेयर ये है 5/40। तो प्लस 5/40 क्रॉस में मल्टीप्लाई करें ना, तो 42 × 80, यहाँ 5 5 × 25 अपॉन 4 5 मतलब 4 5 × 40 तो 200, ऐसे हो गया। ठीक है। तो ऊपर 80 + 25 105/200, ये हो गया एल का शेयर। वैसे ही न्यू शेयर ऑफ बी अगर फाइंड करें, तो उसमें फॉर्मूला वही ओल्ड प्लस न्यू, क्या आता है, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर, सॉरी ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर आएगा उसमें। तो उसमें ओल्ड शेयर उसका यही है 2, तो मतलब ये 2/5 प्लस गेन, तो प्लस गेन उसका ये है 3/40, तो प्लस 3/40 क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 42 × 80, यहाँ 5 3 × 15 अपॉन 5 × 40 200। तो ऊपर 80 + 15 कितना हो जाएगा, 95, 95/200। ठीक है। अब देखो ये नीचे दोनों सेम आ गए ना, 200 तो ये ऊपर वाला वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाया, बरोबर। कि यहाँ पर न्यू रेशियो हो जाएगा 105/95, जिसमें इन दोनों को अगर हम लोग कट करें 5 5 से, तो ये हो जाएगा 521 और 519। तो न्यू रेशियो ये मिल गया 21/19। मतलब जो वो दोनों पार्टनर को अपने पैसे लेके भी आने हैं और अपना कैपिटल भी जो मेंटेन रखना है, वो कैपिटल कैसे मेंटेन रखना है, ये रेशियो में 21/19 में। तो उन्हें कितना कैश लेके आना है वो तो नक्की है, कि जितना डब्ल्यू को पे करना है वही वो लेके आएंगे ना। कि डब्ल्यू को कितना पे किया हमने, 22,500 इतना पे किया ना हमने डब्ल्यू को, अभी काउंट किया कि नहीं। लेकिन दोनों का कैपिटल कितना है जो हमें मेंटेन रखना है, वो कैपिटल कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, कि दोनों का कैपिटल कितना है। तो इसका मतलब पहले है ना, अब हमें रफ में उन दोनों का कैपिटल फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है, दोनों का कैपिटल। तो देखो, अब कैपिटल अकाउंट में जाकर ये न्यू रेशियो मिल गया, वो ध्यान रखना कि अब कैपिटल अकाउंट में जाकर पहले ना रफ में दोनों का कैपिटल ढूंढ लेंगे। पहले अगर एल का कैपिटल ढूंढ लो ना, उसका बचा हुआ कैपिटल। तो देखो एल के पास इतने रुपए थे, ये 20 + 2 + 5,200, और उसमें से इतने गए उसके, तो बाकी अब उसका कैपिटल बचा है 14,000। कि अब एल के पास मेंटेन 14,000 है। और बी के पास अगर गिनो ना, तो उसमें इस साइड का टोटल और उसमें से ये दोनों माइनस करें, तो बचेगा 10,500। बी के पास इतना कैपिटल मेंटेन है। तो लेकिन ये दोनों कैपिटल अभी सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैपिटल हमें मेंटेन रखने न्यू रेशियो में
21:19 में, वो तो नहीं है ना इसमें, वो रेशियो में तो ये मेंटेन नहीं है ना। तो इसीलिए इसीलिए ये रफ में हमने फाइंड किया। ठीक है, आप लोग बोले पेंसिल से लिखना, मैंने कैसे अलग कलर ये लिखा है, तो इसका मतलब ये रफ में फाइंड हुआ है। कि आप लोग पहले पेंसिल में लिख देना या तो बुक के कोने में एक लिख देना कि हाँ भाई ये इतने दोनों कैपिटल हैं। अब ये जो दोनों का कैपिटल है ना, वो कैपिटल हमें न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझो। अब उसके लिए काउंटिंग करें कि ये दोनों का कैपिटल पहले रफ में ढूंढा तो ही काउंट होगी ना, बराबर ना, कि दोनों का कितना कितना कैपिटल बचा हुआ है वो हमने पहले फाइंड कर लिया। अब रफ में काउंटिंग करें तो देखो दोनों का ये कैपिटल तो मिल गया। तो अब यहाँ पे समझना कि ये न्यू रेशियो जो फाइंड किया था ना 21:19, तो उनके हिसाब से देखो एल का कैपिटल बचा था 14,000, ये फाइंड किया ना रफ में। बी का कैपिटल बचा 10,500, मतलब दोनों का कैपिटल मिलाओ ना टोटल कैपिटल, तो इन दोनों का प्लस बचता है 24,500। अब यहाँ जो बाकी के पार्टनर है ना एल और बी, उसको ये 24,500 रुपये भी न्यू रेशियो में मेंटेन रखने हैं। और उसके साथ प्लस जो अमाउंट गिवन टू डब्ल्यू, जो उसने डब्ल्यू को पैसे दिए ना, दोनों ने कितने दिए, 22,500, ये भी उसे न्यू रेशियो में रखना है। बराबर, जो कैपिटल है वो भी न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है, जो पैसे दिए वो भी न्यू रेशियो में मेंटेन रखना है। तो इसलिए दोनों का साथ में ही प्लस कर देना। तो दोनों का साथ में प्लस कर देना तो वो आ जाता है 47,000 रुपीज। कितना? 47,000, मतलब उन दोनों को मिलाकर न्यू रेशियो में इतना कैपिटल मेंटेन रखना है कि जिसमें उनका अपना कैपिटल भी आ गया और उसके साथ साथ जो उनको डब्ल्यू को देना है वो भी उसमें काउंट हो गया। तो उनको कितना मेंटेन रखना है? 47,000 रुपीज, ये न्यू रेशियो में 21:19 में। बरोबर, ऐसा ये सम ये आखिरी के 2-3 सम में ही है, उससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। तो मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल में ध्यान दिया करो कि उन्हें अपने कैपिटल के साथ साथ जब वो जो पार्टनर जा रहा है उसकी अमाउंट भी अगर काउंट करनी हो तो पहले अपना कैपिटल ये रफ में काउंट कर लिया, इन दोनों का प्लस, और उसके साथ जो कैश में देना है वो भी प्लस कर दिया। तो अब टोटल आया 47,000। ये 47,000 वो उन दोनों को मेंटेन में रखेंगे, मेंटेनेंस में रखेंगे। मतलब अब लिखेंगे कि कैपिटल मेंटेन बाय एल, कि अब एल का कैपिटल कितना होगा कि ये 47,000 का 21/40, उसका रेशियो कितना है 21 ना, और अपॉन में कितना 40। तो 47,000 मल्टीप्लाई 21/40 करो तो कितना बचता है 24,675 रुपीज। ये एल का कैपिटल हुआ। एंड कैपिटल मेंटेन बाय बी, अगर बी का कैपिटल आप फाइंड करोगे ना तो बी का कैपिटल हो जाएगा ये 47,000 मल्टीप्लाई 19/40, मल्टीप्लाई ये 19 तो कितना आ जाएगा 22,325 रुपीज। ये कैपिटल हो गया किसका? बी का। ये बी का कैपिटल मेंटेन हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना, पहले उनका कैपिटल फाइंड किया, प्लस किया जो डब्ल्यू को देना है वो भी प्लस किया। तो जो ये आंसर आया ना 47,000, वो 47,000 अब दोनों को ये न्यू रेशियो में बांट दिया कि अब ऐसे मेंटेन रखेंगे। मतलब अब ऐसे हो गया कि यहाँ पे जो हमने कैपिटल अकाउंट में यहाँ रफ में ढूंढा था ना बैलेंस, कि दोनों का बैलेंस ये आया 14,000 और 10,500, ये नहीं, अब ये नहीं, ये बैलेंस हमने रफ में ढूंढा था, उसके लिए अगर हमने सही काउंटिंग की तो हमें वो बैलेंस मिला ना कि एल और बी में हमें कितना कैपिटल मेंटेन रखना है। तो वो कैपिटल अब यहाँ पे रियल मेंटेन रखेंगे, ये 14,000 और 10,500 नहीं। मतलब इसकी जगह पे ये जो रफ में फाइंड किया अब उसकी जगह पे सही अमाउंट लिखी जाएगी कि अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिखा जाएगा एल में 24,675 और बी में 22,325, जो हमने काउंटिंग से फाइंड की ना। ध्यान रखना वो वाली काउंटिंग आपको बुक में करनी ही पड़ेगी रफ में, भले एग्जाम में बतानी नहीं है कोई किसी को, लेकिन रफ में जब काउंट करोगे तो ये अमाउंट मिलेगी ना, बरोबर। तो ये बैलेंस आपको मिल गया। अब ये जो बैलेंस मिल गया ना, ये बैलेंस हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे
कैपिटल अकाउंट में, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हैं ना कैपिटल अकाउंट करके, ये बैलेंस वहाँ पे लेके जाएंगे। और उसके बाद फिर ये एल और बी का अकाउंट क्लोज करेंगे और चेक करेंगे कि एल और बी अपने घर से कितने कितने पैसे लेके आए। अकाउंट क्लोज करते हैं ना कि जैसे इस साइड का टोटल, उसमें से ये सब अमाउंट माइनस, तो पता चलेगा कि एल घर से कितना लेके आया। यहाँ पे तो लेके ही आना है, क्योंकि कोई घर पे लेके नहीं जाएगा। यहाँ पे पहले ही मेंशन था कि जो ये डब्ल्यू गया था ना 22,500 रुपये लेकर, तो उसके हिसाब से उन दोनों पार्टनर को घर से लेके ही आना था ये 22,500 रुपये, बराबर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे तो लेके ही आएगा। तो एल में भी इस साइड का टोटल करेंगे पहले डेबिट का, और उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो पता चलेगा एल घर से कितना लेके आ रहा है। फिर डब्ल्यू में भी इस साइड का टोटल करेंगे ये कैपिटल के साथ, और उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो पता चलेगा ये बी, डब्ल्यू नहीं ये बी, वो घर से कितना लेकर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो कैपिटल है, ये जो बैलेंस बचा हमारा, वो बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में लिख देना कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाकर वहाँ पे ऊपर लिख दे ये कैपिटल अकाउंट, कि जहाँ एल में 24,675 और बी में ये 22,325, टोटल 47,000 रुपीज़, बराबर। ये एल और बी का कैपिटल मेंटेन हो गया ना, वो भी न्यू रेशियो में 21 और 19 के हिसाब से ये मेंशन हो गया। अब वो कैपिटल अकाउंट क्लोज करें तो देखो, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया कि भाई पहले इस साइड का टोटल किया एल में, पहले एल का अकाउंट क्लोज करने के लिए इसका टोटल किया 37,875, वही यहाँ पे भी लिखा, और उसमें से ये सब अमाउंट माइनस किए तो पता चला ये 10,675, मतलब ये जो एल है वो घर से 10,675 रुपये लेके आएगा घर से। ठीक है ना, बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो यहाँ पे ढूंढ लिया ना ऑलरेडी, इतना रुपए वो कैश में लेके आएगा तो आगे कैश अकाउंट लिखेंगे। वैसे ही बी में भी, कि बी में भी इस साइड का अगर टोटल करो तो ये 31,525, उस उतना ही यहाँ पे भी 31,525, और उसमें से ये सब अमाउंट जो है वो माइनस करेंगे तो बचेगा ये 11,825 रुपीज़, ये बी अपने घर से इतना लेके आएगा। ठीक है, तो ये जो वो दोनों लेके आएंगे ना, कैश में लेके आएंगे, आगे कैश अकाउंट लिखा है तो इसकी दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी ना, कहाँ पे, कैश अकाउंट के डेबिट में। ये क्रेडिट में लिखा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे ये एल और बी, वो दोनों इतना इतना लेके आएंगे। तो देखो, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएं और वहाँ पे लिख दें ये एल कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, उन दोनों में ये 10,675 और 11,825, इतना इतना वो दोनों लेके आए ना, बरोबर ना। और ये जो हो गया तो फाइनली ये कैश अकाउंट भी क्लोज कर दे, इसे भी क्लोज कर दे कि यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा। तो अब ये कैश अकाउंट जो क्लोज कर दे तो यहाँ का ये टोटल आ जाएगा 24,500, उतना ही टोटल यहाँ पे भी लिख देंगे, और उसमें से ये ऊपर की अमाउंट माइनस, तो बचेगा ये 2,000 रुपीज़ का बैलेंस। और ये बैलेंस आगे कहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये बैलेंस आगे लेके जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में, फिर उसको क्लोज करेंगे ना। तो बैलेंस शीट के एसेट में जाते हैं और वहाँ पे लिख दें ये आखिरी कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़, और अब इनकी क्लोजिंग करें कि पहले इस साइड का टोटल करें तो इस साइड का टोटल आएगा ये 70,000 रुपीज़, और वैसे ही दूसरा इस साइड का टोटल, कि इस साइड का टोटल भी आ जाएगा ये 70,000 रुपीज़, कि अगर दोनों का टोटल इक्वल है तो इसका मतलब हमारा आंसर ये करेक्ट है, बरोबर। आई बात समझ में। तो देखो, आज जैसे हमने ये सम कंप्लीट किया ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।